नमस्कार दर्शकों। एक ब्रेकिंग न्यूज लेकर के इस वक्त आपके सामने आए हैं और वो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से योगी सरकार को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। ये झटका लगा कैसे? आप जानते हैं कि योगी सरकार का एक फरमान था, एक आदेश था, जिसमें उनका ये कहना था कि मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 जो है उसको हटा दिया जाए। उस एक्ट को हटा दिया जाए, मतलब कि मदरसे में जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं छात्र, वो मदरसा सिस्टम ही नहीं होना चाहिए उत्तर प्रदेश में। और ये जब आया तो इसके बाद फिर हम जानते हैं कि ये मामला जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट गया। तो वहां पर भी ये जो मदरसा एक्ट रद्द करने वाली जो बात थी, वहां पर हाई कोर्ट ने ये बोला कि उत्तर प्रदेश बोर्ड का जो मदरसा एजुकेशन एक्ट है 2004, वो प्रिंसिपल्स ऑफ सेक्युलरिज्म को वायलेट करता है। ये कोर्ट का आदेश था, हाई कोर्ट का, अब भी हफ्ते भर पहले। और ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं, जो आर्टिकल 14 संविधान में दी गई हैं, उनका वायलेशन है। लेकिन इसके एक हफ्ते बाद ये मामला आया सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले और यूपी सरकार के फैसले को उस पर रोक लगा दी है। रोक लगाने का मतलब यह है कि जो मदरसा एक्ट था, जिसको रद्द कर दिया गया था, जिसके तहत मदरसे में शिक्षा मिल रही थी छात्रों को, उस पर रोक लग गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला पलट दिया। इसका मतलब कि मदरसा एक्ट जो है वो इलीगल नहीं है, और उसके तहत जो मदरसे चल रहे हैं उनमें वो तालीम या शिक्षा भी मुहैया कराई जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से योगी सरकार को ये एक बहुत बड़ा झटका है। अब आप जानते हैं, तमाम तर्क दिए गए हैं कि ये जो स्कूली शिक्षा है ये एक समान होनी चाहिए, शिक्षा जो है वो मदरसे में क्या है उसकी क्वालिटी पर कंट्रोल नहीं है। ये सब आर्गुमेंट जो है वो दिए गए थे कि मॉडर्न एजुकेशन दी जानी चाहिए, इस्लामिक एजुकेशन नहीं होनी चाहिए छात्रों को। अब इन सब आर्गुमेंट्स को जब कोर्ट में प्रस्तुत किया गया, पहले हाई कोर्ट में, तो उन्होंने बोला कि हाँ सही है ये फैसला। और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये फैसला ही गलत है, यानी कि योगी सरकार का ये फैसला सही नहीं है। तो उन्होंने उस फैसले पर रोक लगा दी, और ये इसको एक बहुत बड़ा राजनीतिक झटका, या आप ये समझिए योगी सरकार को एक झटका की तरह ये प्रस्तुत हुआ है। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे दो मेहमानों का। पहले ये समझने के लिए कि ये हुआ क्या है, उनसे जानते हैं उनका तर्क। मिराज हैदर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, और आशुतोष श्रीवास्तव जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहले मिराज साहब आपके पास आना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि आप इसको किस तरीके से देखते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पलट दिया है और योगी सरकार को एक झटका दिया है। नमस्कार साकेत जी। देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा फैसला है, इसका हम सब स्वागत करते हैं, क्योंकि ये इससे इस फैसले से तकरीबन 17 लाख स्टूडेंट्स का भविष्य जुड़ा हुआ था, और हजारों टीचर्स का भविष्य भी जुड़ा हुआ था। और ये एक जल्दबाजी में लिया गया फैसला था, और इसको इसको जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट में देखिए, हम आर्टिकल 30 में ये माइनॉरिटीज को एक उसमें संविधान में ये दिया गया है कि आप अपने इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं, आप अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इस टाइप से बना सकते हैं, ताकि, और उसके तहत बहुत से इस टाइप के इंस्टीट्यूशंस पूरे हिंदुस्तान में चल रहे हैं। और ये फैसला, क्योंकि चुनाव का समय है, इस टाइप के फैसले योगी सरकार पहले भी लेती आ रही है। और ये जो फैसला लिया गया, इसको जब हाई कोर्ट से ये ऑर्डर आया, तो एक बहुत बड़ा झटका था। तो उसके खिलाफ फौरन जब सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक आज ऐतिहासिक फैसला दिया है, इसका हम सब स्वागत करते हैं। आशुतोष जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, देखिए जब तर्क दिया जा रहा था, जब ये मदरसा एक्ट हटाया योगी सरकार ने, तब ये बोला गया कि भाई हम मॉडर्न एजुकेशन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये बच्चे जो हैं वो मॉडर्न एजुकेशन पढ़ें। जिसमें तर्क ये दिया गया कि आप ये कैसे अज्यूम कर रहे हैं कि मदरसे में बच्चों को अच्छी तालीम हासिल नहीं हो रही है। आप ये क्यों अज्यूम कर रहे हैं कि मदरसों में जो है वो बच्चों को बहुत ही प्रिमिटिव या बैकवर्ड एजुकेशन मुहैया कराई जा रही है, और वो किसी भी लिहाज से मॉडर्न नहीं है। ये एक अजम्पशन की बात हो रही थी। इसके बाद हाईकोर्ट जो है, उसमें हाईकोर्ट ने इसको अपहोल्ड किया। हाईकोर्ट का ये कहना था कि नहीं भाई, इन बच्चों को ट्रांसफर किया जाए बाकी स्कूलों में। और आज सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के और योगी सरकार के दोनों के फैसले को पलट दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, होना चाहिए मदरसे में शिक्षा में, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे अच्छा, जानना चाहता हूं, फिर क्या
प्रॉब्लम क्या है? क्या योगी सरकार ठीक से समझ नहीं पाई कि मदरसी शिक्षा क्या होती है? देखिए, पहली बात तो ये होती है कि जो सरकार कोई भी पब्लिक पॉलिसी बनाती है तो उसके लिए जो एक अपना ओपिनियन बनता है, उस ओपिनियन के आधार पे या जो उनका अपना सर्वे होता है, जो वो रिपोर्ट्स मंगवाते हैं, बनवाते हैं, जो लोग इस पे काम करते हैं, पूरी टीम उनके रिपोर्ट के आधार पे जो है उस कमेटी के आधार पे रिपोर्ट पे वो फैसला जो है लेती है सरकार। हालाँकि ये मामला जब गया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, तो हाई कोर्ट ने भी इसको बहुत ही डिटेल्ड में इसके बारे में देखा, समझा, दोनों पक्षों को सुना और सारे एविडेंसेस या जो भी प्रोड्यूस किया गया कोर्ट के सामने, उसको देखते हुए जो है कोर्ट ने जो है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना, हाई कोर्ट ने। अब जब ये अभी सुप्रीम कोर्ट में जब ये चैलेंज होकर के गया है, तो सुप्रीम कोर्ट, देखिए 2 बातें हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पे स्टे लगाया है, तो अभी ये फैसला अभी जून में इस पे हियरिंग अभी शुरू होगा, अभी कोई फाइनल हियरिंग नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट को प्राइमा फेसी ये बात लगा कि ये जो स्ट्राइकिंग डाउन किया गया, ये पूरी तरह से कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का ये प्राइमा फेसी जो फाइंडिंग है आज का, अभी का, और इसीलिए उन्होंने स्टे लगाया कि हम इस पे आगे सुनवाई करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट अभी कोई फाइनल नतीजे पे नहीं पहुंचा, लेकिन आशुतोष स्टे जी, लगाने जहां का। मैं आपकी ये बात जी, समझ सकता जी, हूं जी। कि आपका मैं ये, 2 आशुतोष जी, जी, मैं 2 बातें बता आप रहा हूँ। एक हाँ, एक तो हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है, वेदर समथिंग इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है ऑब्वियसली, और इस पे स्टे लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का अभी प्राइमा फेसी व्यू है कि ये हमें नहीं लगता कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ना? लेकिन अगर हम सरकार के नजरिए से देखें तो सरकार सिर्फ फैसला लेने में ये नहीं देखती कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल है, या उसका कि उसमें हम और बेटर क्या कर सकते हैं, ये सरकार का जो है तर्क होता है या व्यू होता है कि हम इसको अगर और बेटर बना सकते हैं इस सिस्टम को, जिससे सबको फायदा पहुंचे। तो ये सरकार का सोच इस डायरेक्शन में हो सकता है। मैं लेकिन आशुतोष देखिए जी हर आपको जरा बता दूं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। मैं आपको बस, जी, आपके और मेराज साहब दोनों को ये बताना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट कहती है, एंड आई कोट, हाई कोर्ट ने मदरसा एक्ट के प्रावधानों को समझने में भूल की है। शब्दों पर जरा गौर फरमाइएगा, भूल की है। हाई कोर्ट का यह मानना है कि यह एक्ट धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है और गलत है। अब आप जानते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो लखनऊ बेंच है, उनके द्वारा यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दी गई थी। और उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट जो है उसको रद्द करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ यहां पर चुनौती दी गई, जिसमें 17 लाख छात्र, करीब 25,000 मदरसे प्रभावित हुए हैं। और इसमें मतलब आप ये समझिए कि 1908 से मदरसा रजिस्टर हो रहे हैं। तो 17 लाख छात्रों के भविष्य का मामला था ये। और जी, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस पर स्टे लगाते हुए, आप बार बार स्टे पर जोर दे रहे हैं, वो ठीक है, वो कानूनी रूप से आप सही बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये भी तो देखिए ना सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। हाई कोर्ट ने मदरसा एक्ट के प्रावधानों को समझने में भूल की है। हाई कोर्ट का यह मानना कि ये एक्ट धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है, ये गलत है। अब आप क्या कहेंगे? नहीं, ये देखिए, ये जो आप कह रहे हैं, ये बिल्कुल प्राइमा फेसी फाइंडिंग सुप्रीम कोर्ट का है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट को भी ये लगा कि ये इसको पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं माना जा सकता है। देखिए, हर वो चीज जो कॉन्स्टिट्यूशनल हो, उसमें बेटरमेंट का स्कोप नहीं हो, ये सरकार लेकर के नहीं चलती। सरकार ये सोच सकती है कि हम इसको और बेटर क्या कर सकते हैं जो हमारे हर एक सिटीजन्स के लिए बेटर हो। अब सुप्रीम कोर्ट जो है, ये देखिए, पॉलिसी मेकिंग एक पार्ट होती है कि आप अपने जनता के लिए, अपने पब्लिक के लिए आप क्या चाहते हैं, आप किस डायरेक्शन में काम करना चाहते हैं, आप उसको क्या बेटर कर सकते हैं। ये जो फैसला जो था अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देने का, ये सरकार का नहीं था, ये तो हाई कोर्ट का जो है फैसला था। हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जिसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं माना जा सकता है प्राइमा फेसी एविडेंसेस को देखते हुए। हालांकि अभी हियरिंग होनी है। जब हियरिंग होती है किसी भी मैटर में, स्टे मिलना क्या होता है कि प्राइमा फेसी मैं कन्विंस हूं कि मैं इस मैटर को सुनूंगा और मैं इसको सुनना चाहता हूं। मुझे इसमें एरर नजर आता है कि हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, प्राइमा फेसी मुझे लगता है कि उसमें कुछ गलतियां हैं।
मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सुनूंगा ही नहीं और मैं पूरी तरह से कन्विंस्ड हूँ। इसमें जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं वो दोनों पार्टीज को आगे भी मिलेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया है उसको, उस एक्ट को, 2004 के एक्ट को, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको करार दिया है, उसको सरकार ने नहीं करार दिया है। सरकार अपना एक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में थी, उसको लगा कि हम शायद, उन्होंने इस फैसले को माना था, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था वो उसको माना था, और उसको मानते हुए सरकार ने आगे देखिए बेटर वो पॉलिसी मेकिंग आपकी के लिए आगे बढ़ा वो। मिराज साहब देखिए, जी दो जी दो चीजें हैं इसको यहाँ पर समझने के लिए। क्यों हम ये कह रहे हैं कि ये योगी सरकार को भी एक झटका है? आप जानते हैं कि एक तो ये हो गई बात कि कोर्ट ने ये फैसला लिया है कि इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, लेकिन इससे पहले राजनीतिक रूप से तमाम बार उत्तर प्रदेश की सरकार के कई प्रतिनिधि सामने आकर के ये चीज कई बार बोल चुके हैं कि मदरसा एजुकेशन जो है वो मॉडर्न एजुकेशन नहीं है, और ये जो मदरसे जो हैं वो ठीक नहीं है, यहाँ पर तालीम ठीक नहीं होती है। ये कोई पहली बार ये बयान नहीं आया है, हम जानते हैं राजनीतिक रूप से ये बातें बोली जा रही हैं। वो फैसला अदालती है, आशुतोष जी एकदम सही कह रहे हैं। हाई कोर्ट में ये बात हुई कि ये जो यूपी मदरसा एक्ट है इसको हटा दिया जाए, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। लेकिन राजनीतिक रूप से जो विचार है सरकार का वो यही है। देखिए साकेत जी, एक तो आज जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया वो ऐतिहासिक है। दूसरी चीज देखिए, इस पे तो डिबेट हो सकती है कि हाँ, मदरसों को एजुकेशन को कैसे मॉडर्नाइज किया जाए, इस पे एक बार डिबेट हो सकती है। लेकिन ये तालिबानी फैसला कि आप सारे मदरसे बंद कर दीजिए, ये कहाँ का फैसला है? ऐसे फैसले तो हम जहाँ अफगानिस्तान और उन स्टेट्स में जहाँ पे तालिबान और इस टाइप के शासक रूल करते हैं, वहां पे हम सुनने को मिलता था। लेकिन एक हम हमारा देश संविधान के तहत चलता है। हम एक संवैधानिक देश है, हमारी प्रक्रिया है, और उसमें आकर के इस टाइप से फैसला दे देना कि नहीं, आप सारे जितने मदरसे हैं आप सबको बंद कर दीजिए, ये बिल्कुल अनुचित था। और इसको फौरन जैसे ही इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, वहां से फौरन एक उसमें राहत मिली है। और आप देखिएगा इस पे फैसला जो है वो बिल्कुल इसके पक्ष में आएगा। हाँ, जहां तक आप इसकी बात कर रहे हैं, और क्योंकि आप जानते हैं कि राजनीतिक तौर के ऊपर इसका हमेशा दुरुपयोग किया गया है, पहले भी काफी किया गया है, और ऐसे मुद्दे गाहे बगाहे चुनाव के वक्त ही उठाए जाते हैं। जब चुनाव सर पे था तो मैं ऐसे आपको बता दूं, संजय कुमार चड्डा जी भी हमारे साथ है। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए, जो यूपी सरकार की तरफ से जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जी हैं, नटराज साहब, उन्होंने क्या कहा है मैं आपको वो बता दूं। यानी कि यूपी सरकार की तरफ से वकील हैं, तो यूपी सरकार का वर्जन माना जा सकता है ये। वो कहते हैं मदरसे चल रहे हैं तो चलने दें, ऑफिशियल पोजीशन। फिर आगे क्या कहते हैं, लेकिन राज्य को इसका खर्च नहीं उठाना चाहिए, छात्रों को शैक्षणिक सत्र समाप्त होने तक ही प्रवेश दिया जाना चाहिए। इसमें सामान्य विषयों को वैकल्पिक बनाया गया है। क्लास 10 के छात्रों के पास एक साथ गणित विज्ञान का अध्ययन करने का विकल्प नहीं है। हाईकोर्ट के सामने ये छिपाया गया है कि धार्मिक शिक्षा दी जाती है। फिजिक्स, मैथ, साइंस जैसे मुख्य विषय वैकल्पिक होने से ये छात्र आज की दुनिया में पिछड़ जाएंगे। तो आप संजय कुमार जी देखिए, जो आर्ग्यूमेंट है सरकार की तरफ से, एक तो होता है लीगल आर्ग्यूमेंट और एक होता है पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट। पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट योगी सरकार की तरफ से बार बार ये दिया गया है कि मॉडर्न एजुकेशन के केंद्र नहीं है मदरसे, मॉडर्न एजुकेशन यहां पर नहीं होती है। जिस वजह से जब ये फैसला लिया गया हाईकोर्ट द्वारा, तो मुझे नहीं लगता है कि यूपी सरकार बड़ी आहत हुई होगी इस चीज को लेकर के कि मदरसा एक्ट खत्म हो गया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर होगा, क्योंकि उनका जो आर्ग्यूमेंट था वो उसी दिशा में ही था। ये आप जानते हैं। अभी जैसे मैंने एएसजी की बात आपके सामने रख दी, ऐसे में क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर रोक लगाना, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि आप जिस तरीके से ये कंक्लूड कर रहे हैं कि ये धर्मनिरपेक्ष नहीं है, वो कंक्लूजन गलत है हाई कोर्ट का? मैं आपके विचार जानना चाहता हूं। देखिए, पृष्ठभूमि जानना बहुत जरूरी है। संकेत जी, आपने जो बताया उन बातों पे भी मैं आऊंगा। एक छोटी सी पृष्ठभूमि, 2004 में एक लॉ पास हुआ था। मुझे मालूम है ये सब हो चुका होगा, बस मैं 2 लाइन में डिस्कस कर दूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 2 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा समय।
2004 में एक लॉ पास होता है जिसके जरिए ये कहा जाता है कि मदरसों में भी शिक्षकों की और जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनको उनकी जो एक्सपेंसेस हैं मदरसे की भी फंडिंग की जाएगी। अच्छा, इस पूरी बैकग्राउंड के पीछे हमको आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 9 ये नहीं भूलने हैं, जो क्या अधिकार देता है हम सबको मालूम है। अब इस पे बाद ये चुनौती इस पर्टिकुलर एक्ट को अभी रिसेंटली 20 साल से वर्क कर रहा है वहां पे उत्तर प्रदेश में, और फंडिंग मदरसास को सरकार द्वारा की जाती है। अभी जो चैलेंज की दो बातें थी कि एक तो ये हमारी जो सेकुलर फैब्रिक है उसके खिलाफ है, पहला नंबर 1। नंबर दूसरा ये था कि सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री जो है उसको ये डेंट करता है, इसलिए। और फंडिंग क्यों एक पर्टिकुलर रिलीजन के स्कूल को या कॉलेज को या मदरसा को फंडिंग की जाए, इस बात पे उन्होंने कहा था कि ये गलत है और ये सेकुलरिज्म की जो फैब्रिक है, जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन है, एवरी रिलीजन इज सेम, एंड एक स्पेसिफिक उसको अगर हम फंड कर रहे हैं तो ये उचित नहीं है। ये 2 जजेस की बेंच का निर्णय था, ऑनरेबल हाई कोर्ट का, उसको चैलेंज किया गया। उसी निर्णय में यह भी कहा गया था कि जो ये 17 लाख स्टूडेंट्स हैं, जो 10 लाख टीचर्स हैं, हजारों और ऐसे व्यक्ति जो उससे निर्भरित हैं, उनका क्या होगा। तो उसमें उन्होंने कहा था कि उसके लिए आप एक प्लान बना के करिए, कुछ उनको शिफ्ट करिए दूसरे स्कूल्स में, ये क्या। लेकिन ये 2-3 दिन पहले का ये बात है, और मुझे अच्छी तरह याद है, एक हमने इस पे डिबेट में पार्टिसिपेट किया था और मैंने कहा था कि ये प्राइमा फेसी ऑन द फेस ऑफ इट ये थोड़ा सा सही जजमेंट नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूशन की जो एक हम लोगों को जो बेसिक स्ट्रक्चर और कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें मिला हुआ है उसके विरोधाभास में है। वही आज हुआ, और आज निर्णय जो हम सबके समक्ष है, अभी कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया है उस जजमेंट को, और अब जुलाई की डेट दे दी, यानी कि जो यथास्थिति है वो कंटिन्यू रहेगी। अब आपके सवाल पे आता हूं, बहुत सूक्ष्म में कोशिश करूंगा जवाब देने की, कि जी हां, जो सरकार है उसका भी जो दबे हुए मन से जो चयन वो कर रहे थे अपने बातों का, वो मेरे को लगता है कि वो भी इस निर्णय के पक्ष में था, वो विरोध नहीं कर रहे थे इसका। नहीं, वो तो आपकी बात है कि वो आप सही कह रहे हैं कि देखिए, अगर एकदम कानूनी कार्रवाई में जाएं तो यूपी सरकार कोर्ट में ये नहीं कह रही थी कि आप इसको असंवैधानिक घोषित कर दीजिए हाई कोर्ट में, लेकिन जब हाई कोर्ट ने दे दिया फैसला तो उन्होंने उसको मान लिया, ऐसा उनका कहना है सुप्रीम कोर्ट में। माय पॉइंट इज द आर्गुमेंट दैट इज बीइंग बिल्ट। यूपी सरकार जो है वो सरकार की तरफ से अगर आप देखें, या फिर अगर आप देखें जो बयान राजनीतिक हलकों में जिस तरीके से दिया गया है, वो बहुत क्लियरली इस बात का था कि एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का खर्चा सरकार क्यों वहन करे, और ये मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम नहीं है। आलोक वत्सी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी आलोक जी, नमस्कार। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि देखिए, एक तो है लीगल कार्रवाई, मदरसी शिक्षा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की जो पोजीशन है वो हमने कई बार सुनी है पब्लिक डोमेन में। आलोक जी, मैं आपसे जानना एकदम पब्लिक डोमेन में है कि मदरसी शिक्षा के पक्ष में नहीं रहते हैं बीजेपी वाले, उनका ये कहना है कि मॉडर्न एजुकेशन। आलोक जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि इसको आप एकदम से असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकते, आप जिस धर्मनिरपेक्षता के कसौटी पर उस कसौटी पर उसको उतारना चाहते हैं, वो समझ गलत है हाई कोर्ट की। आपको नहीं लगता है ये एटलीस्ट जो आर्गुमेंट राजनीतिक रूप से बीजेपी बिल्ड कर रही थी, उस आर्गुमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया? देखिए संकेत जी, कुछ दिन पहले जो हाईकोर्ट का फैसला आया था 25,000 मदरसों के बच्चों को मेन स्ट्रीम शिक्षा में जोड़ा जाए और उनको वहां पर शिक्षा देने की कवायद की जाए, और ये भी इंश्योर करने को कहा गया था कि 6 से 14 साल के कोई भी बच्चा इससे मरहूम ना हो, सबों को ऐसी शिक्षा मिले। तो वो एक हमारे समझ से अच्छा कदम था कि वहां पर आकर वो मेन स्ट्रीम में इतने तरीके के स्ट्रीम्स में पढ़ाई कर सकते थे और अपना जीवन यापन के लिए एक अच्छा उनका जरिया निकल आया था।
लेकिन अब जो अचानक ये सुप्रीम कोर्ट का जो रूलिंग आया है, इससे थोड़ा उसको झटका लगा है अवश्य। और अब ऐसा लगता है कि वो जो कवायद थी वो शायद पूरी नहीं हो सकेगी। अब इसको दूसरे एंगल से आलोक जी देखना मेरा होगा। आपसे आलोक जी मेरा एक सवाल है आपसे, और एक एंगल मेरा ये कहना है। देखिए, एक तो होता है ये कहना कि ये मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम नहीं है। ये हमने देखा है, ये बीजेपी की बहुत पुरानी एक पोजीशन रही है मदरसों को लेकर के कि ये मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम नहीं है। वो मसला अलग कि आरएसएस प्रमुख जो हैं वो खुद दिल्ली में एक मदरसे में गए, एक मस्जिद में गए, और उन्होंने जो मदरसी शिक्षा जो है वो होते हुए देखी। उसके बाद जो तमाम लोग थे उनकी तरफ से बयान दिए गए कि आप ये कैसे कंक्लूड कर रहे हैं कि मदरसी शिक्षा जो है वो मॉडर्न नहीं है। और अगर आप ये कहते हैं और सरकार की तरफ से ये दलील रहती है कोर्ट में, जैसे कि हमने अभी यूपी सरकार के वकील की दलील देखी कि फिर हम उसको फंड नहीं करेंगे, तो ऐसे तो आप एक बहुत बड़े तबके को आप अपने कंट्रोल से बाहर कर रहे हैं। आप फंड करेंगे तो फिर आप नियम भी लगा पाएंगे कि मदरसे में आप मॉडर्न एजुकेशन करवाइए, उसके साथ साथ आप अपने धर्म की तालीम भी दे दीजिए, लेकिन आप मॉडर्न एजुकेशन भी करवाइए। तो ये कंट्रोल अपने आप ही खोने की बात योगी सरकार कर रही है। देखिए, पूर्व में तो इन मदरसों की फंडिंग होती रही है। पूर्ववर्ती सरकारों ने इन मदरसों को काफी फंडिंग की है, बल्कि तनख्वाह भी दे रहे थे वहां के शिक्षकों को। लेकिन अब अगर बीजेपी ने तय किया है कि हम उनको फंडिंग नहीं करेंगे, तो स्वाभाविक है, जब फंडिंग नहीं करेंगे तो उनके ऊपर कंट्रोल भी नहीं रहेगा उनका। और जिस तरीके की बात आप कर रहे थे कि अगर फंडिंग करते तो उसको कंट्रोल करके जो चीजें लागू करवाना चाहते थे वो शायद वो लागू करवा सकते थे कि भाई इसमें और भी चीजों को समावेश कीजिए और उस तरीके की शिक्षा का। हालांकि मदरसों में मॉडर्नाइजेशन आया था, लेकिन अधिकांश थे जो वो दकियानूसी पैटर्न पे ही चल रहे थे। कुछ मदरसों में हुआ था जरूर कि शिक्षा का प्रसार प्रचार हुआ था और मॉडर्नाइजेशन की तरफ मुखातिब हो गए थे वो, लेकिन 85% वो दकियानूसी पैटर्न पे ही चल रहे थे। लेकिन अगर सरकार ने अब अगर फंडिंग नहीं करने की बात की है तो और झटका लगेगा सवाल यहीं पर। और जी वही मैं कह रहा हूँ, मिराज साहब मैं आपके पास आना चाहता हूँ। देखिए, एक तो ये होता है कि आप संस्कृत पाठशालाएं हो जाएं या फिर मदरसे हो जाएं या फिर और धार्मिक शैक्षिक या शिक्षण संस्थाएं हो जाएं, आप ये बोलें कि भाई सरकार इनको फंड नहीं करेगी और उसके बाद इस पर कंट्रोल भी नहीं रखेगी, और उसके बाद फिर एक कोर्ट से फैसला आ जाता है कि अब ये प्रोसेस ही असंवैधानिक। तो आपको नहीं लगता है कि ये तो उसको मॉडर्नाइज करने के तरफ एक नेगेटिव कदम है? फिर तो आप अपना कंट्रोल ही खो रहे हैं उसके ऊपर। अगर ये गवर्नमेंट एडेड हो या गवर्नमेंट रन हो तो आप बतौर सरकार उस पर ज्यादा नियंत्रण या कंट्रोल, फिर आप नियम लगा सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि भाई आप साइंस भी पढ़ाएंगे, आप मैथ्स भी पढ़ाएंगे, और उसके अलावा आप फिर अपना जो भी तालीम देना चाहते हैं वो दे दीजिए। कंट्रोल एकदम हटा के तो फिर जी बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं संकेत जी, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी कहा कि इस पे तो डिबेट हो सकती है कि उनका मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, लेकिन ये एकदम से सारे मदरसे शट डाउन कर दें, ये कहीं भी जायज नहीं है। इस पे हम हमेशा इस पे सहमत रहे हैं। हमेशा मैंने पहले भी इस बात को लेकर के बोला है कि आज के जो स्टूडेंट्स हैं, जो मदरसा स्टूडेंट्स हैं, उनको मेन स्ट्रीम जो एजुकेशन है, जो मेन स्ट्रीम से उसको जोड़ना चाहिए। और बहुत से मदरसे ऐसे भी हैं जहाँ पे आधुनिक एजुकेशन जो है, साइंस पढ़ाई जा रही है, कंप्यूटर्स पढ़ाया जा रहा है, साथ साथ फिजिकल एजुकेशन के ऊपर भी उनको पूरा ध्यान दिया क्या कहेंगे ये जो बयान दिया है यूपी के जो वो हैं एएसजी? मैं जरा कोशिश करता हूं कि वो बयान जरा जल्दी से निकाल दूं। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको पढ़ के बताया भी था, जिसमें वो ये कहते हैं कि इन मदरसों में जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं साइंस वगैरह से रिलेटेड, वो मैंडेटरी नहीं है, जिस वजह से ये ठीक शिक्षा नहीं मिलती है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं,
मैं इसके पूरे पक्ष में हूँ। मैं तो इसके पक्ष में हूँ कि बिल्कुल जो मदरसाज हैं उसमें बिल्कुल इनको मैंडेटरी करना चाहिए, क्योंकि आज की दुनिया कहाँ पहुंच रही है और उसमें ये बिल्कुल मॉडर्न एजुकेशन के तहत उनको जोड़ना चाहिए। और साथ साथ फिजिकल एजुकेशन भी है, कंप्यूटर्स है, ये सब उनको मुहैया कराना चाहिए जो स्टूडेंट्स है, क्योंकि एक बहुत बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स वो मदरसा जाते हैं। आप जो ऑफिशियल डाटा है वो करीब 17 लाख का है, जिसकी संख्या शायद इससे ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन उनको बिल्कुल इस चीज से महरूम कर देना कि उनको मॉडर्न एजुकेशन बिल्कुल उनको ना मिले, वो गलत है। इसका मैं कतई पक्ष दूंगा। जी, अब देखिए संजय कुमार जी और उसके बाद आशुतोष जी, मैं आप दोनों से ये सवाल पूछूंगा। मेन बात ये आती है और एक तर्क ये दिया जाता है कि वहां पर इस्लाम की तालीम दी जा रही है, मॉडर्न एजुकेशन ना दे करके धर्म की तालीम दी जा रही है, और ये इस वजह से धर्म निरपेक्ष नहीं है, एक पर्टिकुलर धर्म की तालीम दी जा रही है, इस तरीके का आर्गुमेंट था। अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सिंघवी साहब ने कोर्ट में क्या कहा। उन्होंने कहा यदि आप अधिनियम को निरस्त करते हैं तो आप मदरसों को अनियमित बना देते हैं और 1987 के नियम को नहीं छुआ जाता। हाईकोर्ट का कहना है कि यदि आप धार्मिक विषय पढ़ाते हैं तो यह धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि धार्मिक शिक्षा का अर्थ धार्मिक निर्देश नहीं है। संजय जी, तो ये डिफरेंशिएशन कि मैं अगर अपने धर्म के बारे में कुछ पढ़ा रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई धार्मिक निर्देश दे रहा हूं या मैं नॉन सेक्युलर हो गया, ये आर्गुमेंट दिया जा रहा है। और यही आर्गुमेंट को स्वीकार किया है सुप्रीम कोर्ट ने आज। मैं दो बातें बड़ी अहम यहाँ बताना चाह रहा हूँ जो आलोक जी ने कही कि बीजेपी ने ये कहा कि हम फंडिंग नहीं करेंगे। देखिए, अभी इसमें पार्टी विशेष का कोई भी योगदान नहीं है, एक पिटिशनर अलग से है ये, लेकिन साथ में हमको याद रखना है कि भारतीय जनता पार्टी का ये ओवरऑल एज ए कहते हैं वो लोग, उनके तमाम लीडरान, कि आप जो है ये जो मदरसा है वहां पे रिलीजियस ही एजुकेशन हो रही है। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि 2004 में जो एक्ट पास हुआ, अभी भी, पिछले साल भी और इस साल भी हर सरकार ने वहां पे जो चाहे करंट गवर्नमेंट या पिछली गवर्नमेंट ने सब फंड दिए हैं। अभी करंट गवर्नमेंट ने भी फंड्स दिए हैं इस ऑर्डर से पहले तक, देवर पेइंग इट। ये बड़ी अहम बात है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो लोग फंडिंग नहीं हो रही है। अभी दो बड़े अहम सवाल हैं। देखिए, एक ये चीज जो मिराज ने अभी बहुत सॉलिड कही है, मैं शब्द यूज कर रहा हूं सॉलिड, वो ये है कि देखिए मुस्लिम बच्चों को निश्चित तौर पे वंचित रखा जा रहा है अगर उनको मॉडर्न एजुकेशन नहीं दी जा रही है। तो ये ड्यूटी किसकी है? ये ड्यूटी भी सरकार की है। आर्टिकल 14, 21 सब तमाम किसके खिलाफ हैं? सरकार को ही करके देना ना। अगर मेरे बच्चे को मॉडर्न एजुकेशन नहीं दी जा रही है, राइट टू एजुकेशन भी एक फंडामेंटल राइट है, और राइट टू, और वो आर्टिकल 21 में वर्णित है, आपको मालूम होना चाहिए, राइट टू लाइफ के बराबर है, सबसे सुप्रीम है, सबसे बड़ा है। एजुकेशन देना, मॉडर्न एजुकेशन देना इन तमाम बच्चों को, इसकी जिम्मेदारी भी सरकारों की ही है। नहीं, मेरा ये कहना है कि संजय जी, क्या ये सवाल मैं आशुतोष जी से पूछ देता हूँ। आशुतोष जी, क्या मदरसी शिक्षा, मदरसों में जो शिक्षा है वो मॉडर्नाइज नहीं हो सकता, उसका नवीनीकरण नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है? क्योंकि मैं फिर बार बार ये देखिए, ये इसका अदालत में जितनी इस पर बात हुई है उतना ही राजनीतिक तौर पर भी इस पर खूब बात हुई है, और इस वजह से आप इन दोनों को अलग करके नहीं देख सकते हैं। इसीलिए मैं बार बार वो मुद्दा ला रहा हूं। बीजेपी की ये पोजीशन किसी से छुपी नहीं है। उनका ये कहना है कि ये मदरसा सिस्टम मॉडर्न नहीं है। हमने कई बार ये बयान सुने। पहले मैं एक लाइन बोल दूं आपके सब जी लाइन में, फिर मैं क्षमा चाहूंगा आशुतोष आप जी। संजय जी, मैं देखिए, यही तो जरूरी है, यही तो लॉ कह रहा है बार बार कि इनको मॉडर्न एजुकेशन के लिए लेके जाइए आप, यही तो लॉ कह रहा है, आप करिए भी नहीं। और इसीलिए ये जरूरी है कि सरकार के नेतृत्व में ये सब कुछ हो, यानी कि सरकार की फंडिंग भी हो, सरकार का कंट्रोल भी हो, सब कुछ हो। वो पढ़वाए वहां पे कि पढ़ाइए आप अपनी जो रिलीजियस, कुरान भी पढ़ाइए, साथ में कंप्यूटर भी पढ़ाइए, कुरान भी पढ़ाइए, गणित भी पढ़ाइए, भूगोल भी पढ़ाइए, सारी चीजें पढ़ाइए। ये लॉ में निहित है। बस इतना सा कहना चाह रहा हूं। धन्यवाद जी। बिल्कुल आशुतोष जी, अब मेरा आपसे सवाल, आपका जवाब।
देखिए, पहले तो मैं फिर से इस बात को क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि जो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया था, वो बोला गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा। पहली बात, इसमें सरकार का डायरेक्ट कोई रोल नहीं था, ठीक है। हाई कोर्ट ने इसको पूरा सुना, समझा और उसको लगा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो कि फिर सुप्रीम कोर्ट में अब चैलेंज हुआ और आज स्टे आया। दूसरी बात, ये जो एक दो बात आपने कहा कि जो फंडिंग वाली जो बात आ रही थी कि स्टेट फंडिंग को लेकर के आपके कुछ सवाल थे, उसमें मैं ये बताना चाहता हूं कि जो एएसजी का जो आर्गुमेंट था सरकार की तरफ से, वो ये था जिसमें उन्होंने फोकस किया है आर्टिकल 28 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जो ये कहता है कि अगर कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अगर दिया जाता है या रिलीजियस वर्शिप होता है, तो उसमें स्टेट जो है फंडिंग के बाहर होना चाहिए ये सब कुछ। अब ये मामला जब हाईकोर्ट में था तो हाईकोर्ट ने इसको कंसिडर किया था। अब ये सुप्रीम कोर्ट में है, तो अब जब आगे हियरिंग होगी तो सुप्रीम कोर्ट इसको किस तरीके से लेता है वो बात अलग होगी। ये कानूनी तौर से मैं समझाना चाहता था कि ये क्यों इस तरीके का आर्गुमेंट हुआ। दूसरी बात की मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन, मुझे लगता है कि ये कोई भी सरकार के लिए, कहीं की भी सरकार हो, किसी दूसरे कंट्री की भी सरकार हो, उसके लिए ये बहुत ही अच्छा थॉट प्रोसेस है और ये बिल्कुल होना चाहिए। और अभी मिराज जी ने भी अभी बोला डिबेट में बहुत अच्छा कि बिल्कुल इसमें मॉडर्नाइजेशन होना ही चाहिए और एजुकेशन को और बेटर बनाना चाहिए। और इसी लाइंस पे अगर सरकार अपना ओपिनियन लेकर के चल रही है मॉडर्नाइज करने के लिए, तो मुझे लगता है कि उसको बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए और उसको किसी भी धर्म या मैं आपसे एक सवाल पूछना नजरिए चाहता से हूँ, उसको नहीं देखना चाहिए। आशुतोष जी और आलोक जी, मेरा सवाल आपसे एक एक करके। आलोक जी चलिए मैं आपसे पूछ दिए देता हूं। देखिए, अगर ये पोजीशन है मदरसों के लिए कि आप मॉडर्नाइज करें उसको, और अगर वो मॉडर्नाइज नहीं हो रहा है तो पुरानी शिक्षा हो रही है और बच्चे जो हैं वो मेन स्ट्रीम मुख्य धारा में कैसे आएंगे, वो एक धर्म विशेष के बारे में तालीम हासिल कर रहे हैं, वो मॉडर्नाइज नहीं हो रहे हैं, और इस वजह से सरकारी फंडिंग नहीं होनी चाहिए। और बार बार मैं इस चीज को रिपीट करूंगा, बीजेपी के तमाम नेताओं ने इसको उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया है वक्त वक्त पर कि हम मदरसों को इस तरीके से फंडिंग क्यों करें, क्योंकि ये मॉडर्नाइज होते नहीं है और ये मॉडर्न शिक्षा का केंद्र भी नहीं है। तो फिर ये नियम संस्कृत पाठशालाओं पर क्यों नहीं है? ये नियम जो और धार्मिक मतलब, ये देखिए जो बेसिक आर्गुमेंट है आलोक जी वो ये है कि मैं अगर कोई एक शैक्षिक संस्था चला रहा हूं और वो किसी एक धर्म विशेष की पुस्तकों को पढ़ा रहा है, तो इसमें क्या वो उसको कम्युनल बना देता है या नॉन सेक्युलर बना देता है? तो फिर संस्कृत पाठशालाओं का क्या? सपोज अगर कोई सिख ट्रस्ट स्कूल चला रहा है और वो उसमें गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ा रहे हैं, तो फिर क्या वो मॉडर्न शिक्षा नहीं हुई? और क्या उस मॉडर्नाइजेशन की तरफ नवीनीकरण, शैक्षिक संस्थानों के नवीनीकरण का काम ये सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं हो जाती है? आप कंट्रोल रखिए ना, वो अपने धर्म के बारे में भी पढ़ाएं और मॉडर्न शिक्षा के बारे में भी पढ़ाएं, मदरसा होते हुए पढ़ाएं। देखिए संकेत जी, हाईकोर्ट का जो ऑर्डर आया था कि इनको टोटली कन्वर्ट कर दिया जाए कन्वेंशनल स्कूल्स पे, वो एक बहुत बड़ा स्वागत योग्य कदम था। लेकिन खैर अब उस पे ग्रहण लग गया है। लेकिन वस्तु स्थिति यही है कि जो मदरसे हैं उसमें अधिकांश मदरसों का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पुअर है और पढ़ाई का लेवल इतना पुअर है, जो वहां पर शिक्षक गण है वो इनका लेवल इतना कमजोर है और है कि वो धर्म की पढ़ाई के अलावा कुछ और पढ़ाने में सक्षम नहीं है, और इसीलिए वहां पर कट्टरवादिता अपना घर बना लेती है। आलोक जी, आई एम वेरी ग्लैड आपने ये बात बोली। आलोक जी, आपने ये बात बोली, अब मैं इस पर मेरा काउंटर सुन लीजिए। अब और ज्यादा जरूरी नहीं हो जाता है कि राज्य सरकार जो है उस पर अपना कंट्रोल बना करके रखे, एक एक्ट के माध्यम से वो एग्जिस्ट करें? सोचिए ना कितने सारे बच्चे हैं। मैं एग्री करता हूँ आपकी बातों से कि अगर सरकार उसमें दखल करती है और वहां ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा कराती है कि जिससे मॉडर्न एजुकेशन वहां इम्पार्ट हो सके बच्चों को, तो उससे स्वागत योग्य और कोई कदम नहीं होगा। लेकिन ये एक कड़ा कदम उठाना पड़ेगा।
अब देखिए और वो आलोक जी देखिए मुझे समझ में जहां नहीं तक आता, उनके जब आप ये कहते हैं ना, जब आप ये कहते हैं कि मतलब वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, तो यूपी के सरकारी स्कूल तो भाई हमने भी देखे हैं, बचपन से देखते आए हैं। मतलब आप ये समझिए कि मदर उसमें मदरसे अब नहीं, मैं ये सरकारी स्कूलों की संकेत बात जी, कर रहा हूँ साहब। मदरसों क्लासेस के की अंदर हालत उससे भी बदतर है। कुछ मदरसों की हालत उससे भी बदतर है। पहले पहले और मुझे बूचड़ खाना लगेगा आपको अगर आप उसके अंदर जाएंगे तो। बोल तो लूं मैं पहले। आलोक जी देखिए, ऐसा है, बहुत आप सारे बोलिए। सरकारी स्कूल तो ऐसे हैं कि उनमें क्लासेस में गाय भैंस का चारा जो है वो पड़ा रहता है ग्रीष्मावकाश जब होती है। तो इस वजह से मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये सवाल अब मैं पूछता हूँ संजय कुमार, मेराज हैदर, आशुतोष श्रीवास्तव जी से एक एक करके। संजय जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, तो आपको लगता है कि धार्मिक ग्रंथ पढ़ाना या अपने धर्म को बढ़ावा देना एक संस्थान में, ये अपने आप में ग्राउंड्स नहीं हो सकता है इस चीज को डिक्लेयर कर देने का कि भाई ये नॉन सेक्युलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यहां बच्चे मॉडर्न एजुकेशन नहीं पा रहे हैं, इस ग्राउंड पे आप नहीं कर सकते हैं। जैसे भी आलोक जी ने बोला, वहां पर कट्टरवाद फैलता है। नहीं नहीं, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि अगर कोई व्यक्ति जो या कोई इंस्टीट्यूशन अगर सिर्फ और सिर्फ कुरान पढ़ा रहा है वहां पे, तो ये मुझे ऐसा, मेरा अपनी ओपिनियन है, और लॉ में भी इसका बहुत स्पेस होगा, बहुत जगह होगी वहां पे, क्योंकि गवर्नमेंट की फंडिंग जहां पे आ जाती है, गवर्नमेंट हैज राइट टू रेगुलेट देम। सो उस परिप्रेक्ष्य में अगर बिना फंडिंग के कोई कुरान पढ़ा रहा है तो आप रोक नहीं सकते। अगर मैं अपने घर में बैठ के गीता का ज्ञान दे रहा हूँ या कोई और गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा रहा हूँ या ईसाई धर्म की शिक्षा दे रहा हूं, तो उसको आप मुझे नहीं रोक सकते। पहली चीज, अपने आप स्वतः अगर मैं दे रहा हूं, ऑफ कोर्स उसका मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं किसी भी तरीके से कोई नेगेटिविटी फैलाने का प्रयास कर रहा हूं। एक बात। दूसरी बात, जहां पे गवर्नमेंट फंडिंग हो रही है वहां पे आपको, वहां पे भी जो माइनॉरिटीज हैं उनके अधिकार सुरक्षित हैं। जैसा हमको मालूम है, आर्टिकल 25 से लेकर और 29 तक हमको उनका अवलोकन करना बहुत आवश्यक है। तो वो भी बात है। लेकिन अगर आप ये मॉडर्न एजुकेशन की जहां तक बात है, इसके लिए मैं सहारा लेना चाहूंगा आर्टिकल 21 का, जो बार बार कहता है कि हर बच्चे को मॉडर्न एजुकेशन का अधिकार है, और ये सरकार का दायित्व है, ये किसी और की ड्यूटी नहीं है। सरकार की प्रथम प्राथमिक ड्यूटी है ये कि उन बच्चों को ये अधिकार बिल्कुल। अब आप और देखिए, वो जैसे अधिकार, आलोक जी ने ये बोला कि पिछले हफ्ते का जो हाईकोर्ट का जजमेंट था वो स्वागत योग्य था, लेकिन ग्रहण लग गया उस पर। तो मेरा कहने का मतलब यही है, पॉलिटिकली आलोक जी क्या सोचते हैं, एंड बाय एक्सटेंशन सरकार के सिस्टम में किस किस्म की सोच है, वो बहुत क्लियर है। बहुत क्लियर है, वो तो मतलब दैट आपने इज अ वे, शुरू में भी कहा। हाँ, दैट इज अ वे ऑफ थिंकिंग। लेकिन मेरा ये कहना है आलोक जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जो सिंघवी साहब का एक आर्गुमेंट है, और इसको मैं गुजारिश करूंगा सब लोग अगर एक एक करके सुने। सिंघवी साहब कहते हैं आज लोकप्रिय गुरुकुल हैं क्योंकि वे अच्छा काम कर रहे हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश में कुछ बहुत अच्छे गुरुकुल हैं, यहां तक कि मेरे पिता के पास भी उनमें से एक की डिग्री है। तो क्या हमें उन्हें बंद कर देना चाहिए और कहना चाहिए कि हिंदू धार्मिक शिक्षा है? क्या यह 100 साल पुराने कानून को खत्म करने का आधार हो सकता है? आलोक जी, अब आप मुझे बताइए, तो क्या गुरुकुल जो हैं वो गलत हैं क्योंकि वो एक धर्म? जी, गुरुकुल बिल्कुल गलत नहीं है। देखिए संकेत जी, जहां संकेतिक, मार्क माय वर्ड्स, जहां संकेतिक प्रयास हो रहा हो वो कोई भी संस्थान गलत नहीं है। लेकिन जहां दकियानूसी पढ़ाई कराई जा रही हो, वो कोई भी संस्थान हो, चाहे संस्कृत विद्यालय हो या मदरसा हो, बहुत सारी रॉन्ग, और अगर बंद होना चाहिए तो उन दोनों को बंद करना चाहिए। जहां पर आप सांकेतिक शिक्षा नहीं दे रहे हैं, एक बार यू आर फिर से नॉट बोल देंगे ब्रॉडनिंग आपकी दी ऑडियो। होराइजन। एक सेकंड आलोक जी, आपकी ऑडियो बीच में जहां क्रैक पर हो गई थी, ये पूरा सेंटेंस फिर से दोहरा दीजिए। मेरा कहना है कि जहां पर आप सांकेतिक शिक्षा नहीं दे रहे हैं, जहां आप उसके ज्ञान चक्षु को ब्रॉडन नहीं कर रहे हैं, दकियानूसी करके पढ़ा रहे हैं, वो कोई भी संस्थान हो, वेदर इट इज संस्कृत महाविद्यालय और मदरसा, अगर डंडा चलना है तो दोनों पे चलना चाहिए। लेकिन जहां पर सांकेतिक
विकास हो रहा हो, जहां पर विज्ञान, जहां पर दिमाग के चक्षु को ब्रॉडली खोला जा रहा हो, वो कोई भी संस्थान गलत नहीं है। और इसमें गुरुकुल, अब देखिए जो मुस्लिम लोगों के नहीं, मेरा यूनिवर्सिटीज है, मेरा ये पैमाना, आपने नहीं अभिषेक नहीं सिंघवी की बात सुनी, वन ये सेकेंड, पैमाना जो कौन मुस्लिम तय लोगों करेगा के, कि एक दकियानूसी सेकेंड क्या एक है? सेकेंड एक सेकेंड, जो मुस्लिम यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो जामिया मिलिया हो, चाहे वो एक और है इनका, कहाँ पे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वहां पर सांकेतिक विकास हो रहा है। तो वहां पर किसी ने उस तरीके की उंगली नहीं उठाई है कि वहां पर दकियानूसी विचारों का प्रचार हो रहा है। लेकिन ये जो छोटी छोटी संस्थाएं हैं, जहां पर ये मदरसा के शिक्षक हैं, वो खुद ही पीड़ित हैं अपने विचारों से, और उसी विचार को इम्पार्ट करते हैं वो बच्चों पे। उसमें कट्टरवादिता होती है, उसमें बहुत सी जगहों पर देशद्रोही भी होती है। सब जगह नहीं है, मेरा लेकिन साहब, कुछ जगहों पर है। देखिए एक सेकंड, मदरसों में क्या होता है क्या नहीं होता है, मैं फिर वापस उसी चीज पर लौट रहा हूं। अगर आप अपना कंट्रोल छोड़ देंगे, कंट्रोल से मेरा मतलब कि रेगुलेशन, ये नहीं कि आप बैठ करके वहां पर मतलब उसको पूरी तरीके से, आप अगर रेगुलेट नहीं करेंगे उसको, आपके कंट्रोल में या आपके रेगुलेशन में रहेगा, तो फिर कैसे फैल सकता है कोई भी कट्टरवादिता? क्या आपको लगता है कि अगर वहां पर फुल्ली कंट्रोल लेके और कराया जाए चीजों को, तो क्या उसको बर्दाश्त करेंगे? सिग्नल, विल दे एक्सेप्ट इट? नहीं, मेरा क्या वो कंट्रोल से क्या एक्सेप्ट मतलब है? करेंगे पॉइंट इज टू ब्रिंग इट अंडर अ कि रेगुलेटरी। उनको मिराज हैदर, पूरी मैं आपके तरीके पास से रेगुलेट कर दिया जाए और एक उनका सेकंड, कुछ ना चले, जो चले एक सेकंड, हमारा ही चले? वो मैं आपकी बात समझ गया कि वो लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, वो उसको कहीं अपना स्वायत्ता का सवाल तो नहीं उठा लेंगे। ठीक है, मैं अब मिराज हैदर आपके पास आना चाहता हूँ। यही मेरा कहना है। हाँ, समझ गया मैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया। मुझे मिराज साहब आप ये बताइए, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यानी कि एक रेगुलेशन के दायरे में लाना, ताकि एक बेसिक शिक्षा का स्तर बना रहे, वो कंट्रोल उस तरीके से बना रहे, और उसके बाद फिर ये संस्थाएं चलें। क्या इस लिहाज से मदरसे नहीं चल सकते हैं? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ संकेत जी। लेकिन पहले मैं आलोक जी का कहूँगा कि अभी इन्होंने कहा कि जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की उन्होंने बात की, जामिया की बात की, कि ऐसे संस्थाओं के लेकिन उनको भी ये टारगेट करते आ रहे हैं। वो इनका एक राजनीतिक कारण जो भी हो, लेकिन सिर्फ ये मदरसों को ही नहीं, उन इंस्टीट्यूशंस को, उन माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन को भी इनकी पार्टी ने टारगेट किया है। अब आप जो बात कह रहे हैं और संजय जी जो बात कर रहे हैं, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूंगा, बिल्कुल मैं इससे सहमत हूं कि इनको रेगुलेट करना चाहिए। और देखिए कुछ इसमें कमियां भी हैं हम लोगों की तरफ, उसको मैं एक्सेप्ट करता हूं। आप अगर देखें तो कुरान शरीफ जो है उसका पहला वर्ड जो इकरा है, इकरा का मतलब होता है पढ़ो, ये फर्स्ट वर्ड है जो कुरान शरीफ में आया। अच्छा, मोहम्मद साहब ने कहा कि अगर तुम्हें शिक्षा हासिल करने के लिए चीन जाना पड़े तो जाओ, चीन में जाकर के आदमी कुरान की या जो मजहबी शिक्षा है वो हासिल करने की उसको चीन जाने की जरूरत नहीं थी, वो तो वहां भी उनको मिल जाती। लेकिन मोहम्मद साहब ने कहा नहीं, तुम्हें अगर तो दैट मीन्स के एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन उससे जोड़ना चाहिए हमारे मदरसों को, वो बहुत जरूरी है हमारे बच्चों का भविष्य। बिल्कुल, जैसे आपने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जामिया का बात किया, वहां भी एक सब्जेक्ट होता है, उसमें थियोलॉजी पढ़ाई जाती है, लेकिन साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन भी पढ़ाई जाती है, जिसकी वजह से आज लाखों की संख्या में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेशनल्स निकलते हैं। और अगर हम इनको, जो हमारे मदरसे के बच्चे हैं, इनको बिल्कुल इस एजुकेशन से वंचित कर देंगे, वो गलत है। हालांकि अब ज्यादातर जो मदरसे हैं, जिसको मैंने पहले भी कहा, उसमें अब इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। और मैं लास्ट में अपनी यही बात कहूंगा कि सरकार की ये मंशा नहीं होना चाहिए कि इन मदरसों को बंद कर दे, उनको मंशा ये होना चाहिए कि उनको उसके ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए। और आप ये सोचिए, जो बात मेराज साहब बोल रहे हैं, आलोक जी, लास्ट में मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूं, याद होगा अभी आपको पिछले ही साल की बात है, जब आरएसएस के चीफ मोहन भागवत, यही दिल्ली की बात है ना, एक मदरसे में गए और जाकर के उन्होंने यही बोला कि मदरसे एजुकेशन वो मॉडर्नाइज हो। तो एजुकेशन का मॉडर्नाइज होना, उस पर ज्यादा जोर होना चाहिए, या इस चीज के आर्गुमेंट की ये कट्टरवाद फैलाते हैं, या ये
मतलब एक पूरा आर्ग्यूमेंट आलोक जी हमेशा ये रहता है कि ये मदरसा इक्वल टू बैकवर्ड। देखिए आपने बिल्कुल इसकी संकीर्ण बिल्कुल ठीक मानसिकता कहा से नहीं देखना चाहिए। आलोक जी का जवाब। कि वहां पे अगर वहां पे हमने फंडिंग की है और रेगुलेटरी कंट्रोल लेकर चीजों को वहां पर बढ़ाने की कोशिश की तो ये बहुत स्वागत योग्य कदम होगा और ऐसा करने से जो ये भ्रम है वो भी मिट जाएगा और जो बच्चे हैं जो मरहूम हैं मेन स्ट्रीम पढ़ाई से वो भी उससे मरहूम नहीं, उसका भी मरहूम लाभ उनको बोलते हैं, मिलेगा। मरहूम स्वर्गीय को बोलते हैं। लेकिन आलोक जी सरकार मैं को आपको फिर करना एक चाहूंगा। कड़ा कदम उठाना पड़ेगा और हो सकता है ये मुस्लिम स्कॉलर्स या मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन इसका विरोध करें कि क्यों रेगुलेटरी एक्ट के तहत ये कंट्रोल ले रहे हैं पूरे मदरसे का। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो ये उन बच्चों के प्रति एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे होंगे। जी बिल्कुल, जो सबसे बड़ी चीज है यहाँ पर, जो सबसे बड़ी चीज है यहाँ पर वो जानने की ये है कि कतई ऐसा ना हो कि आप एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू जैसे कि एजुकेशन, शिक्षा, और वो शिक्षा जो है वो कौन सी संस्था किस तरीके से शिक्षा दे रही है, उस आर्ग्यूमेंट को राजनीति के चश्मे से देखें, क्योंकि उस तरीके से देखा जाएगा वहीं से गड़बड़ शुरू होती है। अभिषेक मनु सिंघवी और कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आर्गुमेंट दिया गया है वो यही है। ये अज्यूम कर लेना कि आप अगर अपने धार्मिक ग्रंथों के बारे में पढ़ा रहे हैं, लोगों को उसके बारे में पढ़ा रहे हैं, तो ये धर्मनिरपेक्ष यानी कि नॉन सेक्युलर है या सेक्युलर नहीं है, ये आर्गुमेंट गलत है। ये कंक्लूड कर लेना कि ये बड़ी अनसेक्युलर बात है कि आप अपने धर्म को पढ़ा रहे हैं, ये गलत है। आप अपने धर्म को पढ़ाते पढ़ाते आप अगर मॉडर्न एजुकेशन दे रहे हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं होना चाहिए। इस तरीके का आर्गुमेंट आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ। ये आर्गुमेंट और कितना आगे तक जाएगा और अब आगे चल के मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसास की तरफ एक जेन्युइन और जिसे कहते हैं नॉन पॉलिटिकल अगर एक प्रयास होगा तो क्या वो अपने आप में स्वागत योग्य कदम नहीं होना चाहिए? ये कहना कि मदरसे ही बंद हो जाएं, 17 लाख बच्चे जो हैं वो कहां चले जाएं किसी को कोई आइडिया नहीं है, 25,000 ऐसी संस्थानें हैं वो कहां चली जाएं किसी को कोई आइडिया नहीं है। इस तरीके के फरमान क्या अपने आप में सही एटमॉस्फेयर तैयार करते हैं? मुझे तो नहीं लगता। जितने शैक्षिक संस्थान आए उतना बेहतर, उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में, उनके क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट हो, बात इस दिशा में होनी चाहिए। आशुतोष श्रीवास्तव, मिराज हैदर और आलोक वत्स, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।